Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start our another video on chapter combustion and flame. So let's start with the fuels. Any substance that is burnt to produce heat is called a fuel. तो फ्यूल क्या होते हैं? जिसको जलाने पे वो हीट प्रोड्यूस करते हैं उसको फ्यूल बोलते हैं. सम कॉमनली यूज फ्यूल्स आर कोल. एलपीजी क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज़ अ कुकिंग गैस जो किचन में सिलेंडर में होती है. वुड, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड बायोगैस. तो ये सारे क्या हैं? फ्यूल हैं. अ फ्यूल इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. अब इससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं हीट एनर्जी के. द हीट प्रोड्यूस कैन बी यूज डायरेक्टली टू कुक फूड, टू रन मोटर व्हीकल्स एंड द मशीन्स. तो ये जिससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे हम डायरेक्टली खाना बनाते हैं, या जो मोटर व्हीकल्स है वो उसको चलाते हैं, या मशीन्स को. देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. अब फ्यूल्स के 3 टाइप्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स. ठीक है, बहुत सिंपल है. सॉलिड फ्यूल्स इंक्लूड वुड, कॉक, कोल एंड द एग्रीकल्चरल वेस्ट. जो सॉलिड फ्यूल्स हैं वो ये हैं. लिक्विड फ्यूल्स कौन से हो गए? पेट्रोल, डीजल एंड अल्कोहल. नेचुरल गैस, कोल गैस, बायोगैस आर गैसेस फ्यूल्स. तो जो सॉलिड है वो सॉलिड फ्यूल हो गई, जो लिक्विड में है फ्यूल्स वो लिक्विड हो गए, और ये जो भी गैसेस हैं ये सारी की सारी गैसेस फ्यूल्स हो गए. नाउ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग. तो जितने भी फ्यूल्स हैं ये तो हमें पता चल गया जलने के बाद हीट को प्रोड्यूस करते हैं. हाउ एवर दे डू नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. अब अगर हमने वुड को जलाया उससे जो हीट प्रोड्यूस हुई, या हमने पेट्रोलियम को जलाया उससे जो हीट प्रोड्यूस हुई, तो सबकी जो हीट प्रोडक्शन की अमाउंट है वो सेम नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती है. द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. अब जो गिवन फ्यूल है, अगर किसी की भी बात करें उसकी एफिशिएंसी का कैसे पता चलता है, हम उसको मेजर करते हैं इन अ कैलोरीफिक वैल्यू में. द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट बर्निंग of 1 kilogram of fuel is called its कैलोरीफिक वैल्यू. मतलब 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर कितनी हीट निकलती है उसको बोलते हैं उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू. द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलो जूल्स पर किलोग्राम. पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम की बात है ना, उससे कितने किलो जूल्स निकलता है हीट, वो हम मेजर कर रहे हैं. तो इसकी यूनिट क्या हो गई? के जे पर के जी. सो किलो जूल्स पर किलोग्राम. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 4.1. देखो, काओ डंग के क्या इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 6000 to 8000. डीजल की है देखो 45,000. वुड की है 17,000 to 22,000. मीथेन गैस की है 50,000. कोल की ये सारे लेफ़्ट में हैं 25,000 to 30. ये तो बहुत ज़्यादा है, 3,30,000 है कोल की रेंज है ये. एलपीजी की है 55,000. तो ये सबकी क्या दे रखी है? कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है. आफ्टर स्टडिंग द टेबल 4.1 वी फाइंड दैट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द एलपीजी गैस की कितनी है? 55,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम. इट मीन्स दैट व्हेन 1 kg ऑफ एलपीजी इज बर्न कम्प्लीटली इट प्रोड्यूसेस 55,000 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी. तो इसका मतलब यही हुआ, जब 1 किलो किसी भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो इतनी किलो जूल एनर्जी जो है, हीट जो है वो रिलीज़ होती है. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है. एक एक्सपेरिमेंट हुआ, 3.6 kg ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न. मतलब इतना किलो फ्यूल जो है वो बर्न हुआ. एंड द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस मेजर इज 72,000 किलो जूल्स. और इतनी जो है 72,000 किलो जूल क्या हुई, उस पर से हीट निकली. तो ये तो हो गया हीट, और ये हो गया केजी वाला. सो कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू हीट प्रोड्यूस इतना करा उसने. देखो, हीट प्रोड्यूस बर्निंग 3.6 kg फ्यूल से मिला हमें 72,000. तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1 kg के बर्न से. तो 1 kg से कैसे मिलेगा? 72,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3.6 से. ये पॉइंट हट के ऊपर चला जाएगा, एक ज़ीरो लग जाएगी. 36 1 36, 36 2 72,000 आ गया. तो कितना आ गया? एक ज़ीरो ये वाली हो गई. तो 20,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम. ये क्या आ गया? हमारा कैलोरीफिक वैल्यू आ गई उस फ्यूल की. ठीक है,
नाउ हाउ मच हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। अब इन्होंने हीट पूछ ली। अगर 10 kg फ्यूल को बर्न करते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 40,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम, तो बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg को बर्न करने पे ये निकलता है, ये तो कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। सो हीट प्रोड्यूस बाय 10 kg, 10 kg से क्या होगा 10 टाइम्स हो जाएगा, तो 40,000 इंटू 10 4 लाख किलो जूल्स क्या निकलेगी, उसकी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये तो। चलो नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब कोई भी आइडियल मतलब जो भी फ्यूल होता है आइडियली कैसा होना चाहिए। एन आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब 1 किलो जलाएं बहुत ज़्यादा हीट निकले। बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल, सस्ता भी होना चाहिए और इजीली अवेलेबल भी हो जाना चाहिए। लीव नो रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, जैसे हमारी किचन की जो गैस है जब हम जलाते हैं तो उसमें से कुछ बचता नहीं है ना, जबकि हम कोल को जलाते हैं तो नीचे उसकी राख बचती है, तो कोई रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए उसके जलने के बाद। बर्न एट अ मॉडरेट रेट, और धीरे धीरे जलना चाहिए। बी ईजी टू स्टोर ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, उसको स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और उसको हैंडल करना भी इजी होना चाहिए। नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग, और ना ऐसा भी नहीं हो कि जब उसको जलाएं तो हार्मफुल जो गैसेज हैं या स्मोक्स है वो निकले। हैव इग्निशन टेम्परेचर अबव द रूम टेम्परेचर, देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि जो आइडल फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ईजिली वो जल ना जाए। ठीक है, सो देर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, तो अभी तक ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसको हम बोलें कि वो आइडियल है। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल द मोस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स लिस्टेड फॉर एन आइडल फ्यूल, तो हम उसको यूज़ करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस आइडल फ्यूल को कवर करता है। However, gaseous fuels are considered excellent fuels as they safely meet most of the requirement of an ideal fuel, तो फिर भी हम जो गैसियल फ्यूल होते हैं, गैस वाले फ्यूल्स होते हैं, उसको हम आइडियल मानते हैं क्योंकि वो मोस्टली जो आइडियल वाली लिस्ट पढ़ी है हमने उसको वो मीट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को। द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG हैज़ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द 50,000 किलो जूल्स पर kg, इतनी ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड फ्यूल एज इट कॉजेज अ लेस पोल्यूशन एंड इज़ रिलेटिवली चीपर एंड अवेलेबल एवरीवेयर, तो देखो इसने बहुत सारी जो आइडल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफ़िल कर ली, तो इसलिए आपने देखा होगा कि CNG गैसेस के व्हीकल्स जो है अब यूज़ होने लग गए हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फ्लेम। नाउ फ्लेम्स, अ फ्लेम इज़ अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ द गैसेस सब्सटेंसेस अकर, तो फ्लेम वो जगह होती है कंबशन में जहाँ पे गैसियस सब्सटेंसेस में चेंजेस होते हैं, है ना, जहाँ पे कंबशन हो रहा होता है, जो गैस निकलती है उसका कंबशन हो रहा होता है। फ्लेम रेफर्स टू द ब्लेज ऑफ अ फायर, जो हमें फायर दिखाई देती है, ब्लेज चमकती है, उसको हम फ्लेम बोलते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपोराइज ऑन बीइंग हीटेड बर्न विद द फ्लेम, वो वाले सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स जो कि वेपोराइज हो जाते हैं, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब उनको हम हीट करते हैं तो वो फ्लेम के साथ जलते हैं। मोल्टन वैक्स वेपोराइज टू बर्न विद द फ्लेम, ऐसे जो मोल्टन वैक्स हैं जैसे हमारी कैंडल होती है, जब वो पिघलती है हीट की वजह से तो उसमें वेपर्स बनती हैं, जब वो जलते हैं तो उसमें फ्लेम बनती है। वेयर एज द चारकोल डज नॉट वेपोराइज एंड डज नॉट बर्न विद द फ्लेम, और जो हमारा चारकोल होता है वो फ्लेम के साथ नहीं जलता क्योंकि उसमें वेपोराइजेशन ही नहीं होती है ना। ठीक है, नाउ सम ऑफ द substances which burn by producing flames are camphor, बायोगैस, LPG एंड वैक्स। ठीक है, तो और जो सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ जलते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है, कैम्फर, बायोगैस, LPG एंड वैक्स। व्हेन फ्यूल बर्न, जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है, द टाइप ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द बर्निंग, कि किस तरीके की फ्लेम जलेगी वो डिपेंड करता है कि कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है टू हेल्प इन द बर्निंग। नाउ फ्लेम्स कैसी होती है, ल्यूमिनस भी होती है और नॉन ल्यूमिनस भी होती हैं। अ येलो फ्लेम दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड एन अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द लाइट इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस फ्लेम, वो वाली फ्लेम जो कि हीट तो प्रोड्यूस करती ही है लेकिन लाइट भी प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं हम ल्यूमिनस।
और वो फ्लेम कैसी होती है, येलो फ्लेम। इट इज प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल। और ये येलो फ्लेम कब चलती है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एयर इज इनसफिशिएंट, तो वो ल्यूमिनस फ्लेम होता है। अ ब्लू कलर्ड फ्लेम दैट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल लाइट इज कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अब जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है जिसमें लाइट बहुत ही कम होती है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि वो लाइट नहीं देता तो नॉन ल्यूमिनस हो गया। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल। बट ये कब बनती है, जब फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो जाता है, वो पूरा का पूरा जलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर, और वहाँ पे जो एयर की अमाउंट है ऑक्सीजन वो भी पूरी की पूरी है। द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ येलो while the LPG burns with a blue flame। अब आपको कंपैरिजन पता चल गया होगा कि कैंडल की फ्लेम तो येलो होती है, तो इसमें क्या क्या मतलब है इसका, कि उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और LPG में ब्लू फ्लेम होती है, इसका मतलब इसमें कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, तो हाउ डज अ कैंडल बर्न। अब कैंडल बर्न कैसे होती है, लाइट द विक ऑफ अ कैंडल एंड लेट इट बर्न फॉर द सम टाइम। जो उसकी बत्ती होती है कैंडल की, उसको हम जलाते हैं, थोड़ी देर जलने रहने देते हैं। ऑब्जर्व इट्स बर्निंग पार्ट, तो जो जल रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। हाउ डिड वी गेट दिस फ्लेम, हमें ये फ्लेम मिली कैसे। ऑन इग्निशन, जब हमने इसको जलाया, सम ऑफ द वैक्स अराउंड द विक ऑफ द कैंडल मेल्ट्स ड्यू टू हीट। तो क्योंकि जो बत्ती जहाँ से जल रही है कैंडल, उसके आसपास हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो जो कैंडल है वो पिघल रही है ऊपर की तरफ से। दिस मोल्टन वैक्स राइजेज अपवर्ड्स थ्रू द विक एंड वेपोराइज। तो ये जो मोल्टन वैक्स है, तो जो बत्ती होती है, विक होती है, उसके थ्रू ऊपर की तरफ राइज होती है और उसके वेपर्स बन जाते हैं। द वेपर्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो वेपर्स हैं वो ही जलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म अ फ्लेम। देखो कितनी आपको ऐसी चीज़ पता चली होगी कि आप देखते तो रूटीन में हैं, लेकिन आपको इस बारे में नॉलेज ज़रूर नहीं होगी कि कैंडल जलती कैसे है। Thus we see that a candle flame is formed by the reaction between the paraffin wax vapors and the oxygen। तो कैसे जलती है, जब रिएक्शन होती है पैराफिन वैक्स कैंडल के बीच में, जो उसके वेपर्स होते हैं, एंड ऑक्सीजन के बीच में, तब ये कैंडल जो है वो बर्न होती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो कैंडल की फ्लेम होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स ऑन द पार्ट। अब जो इसमें क्या होता है, इसमें 3 जोन्स होते हैं। दे आर इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला जो होता है वो इनर मोस्ट हो गया, मिडल जोन हो गया उसके बाहर वाला, और आउटर जोन हो गया सबसे बाहर वाला। दीज 3 जोन्स हैव अ डिफरेंट कलर्स। अब इसके जो तीनों जोन्स हैं इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स भी होते हैं। द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज़ डार्क। ठीक है, इसका जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है, जोन होता है इनर मोस्ट, वो डार्क कलर का होता है एंड हैज़ अनबर्नट वेपर्स ऑफ द कंबस्टेबल मटेरियल। यहाँ पे देखो ये डार्क है और इसमें क्या है, अनबर्न मटेरियल है इसमें। ठीक है, एंड दिस जोन इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो ऐसा याद कर लो, जो डार्क है उसमें हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, तो ये कोल्डेस्ट पार्ट हो गया मिडल वाला। द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम इज़ येलो, और जो मिडल जोन होता है उसका वो कैसा होता है, येलो कलर का, ये वाला देखो मिडल जोन येलो। और जो लीस्ट हॉट है, सबसे कम हॉट है, वो ये डार्क वाला हो गया। ठीक है, जो मिडल जोन है वो कैसा है, येलो फ्लेम है। इट इज़ अ ब्राइट एंड द ल्यूमिनस जोन, और ये येलो है तो ल्यूमिनस जोन हो गया। द फ्यूल वेपर्स बर्न पार्शली हेयर, और यहाँ पे जो येलो फ्लेम है इट मीन्स यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो पार्शली बर्न हो रहे हैं, बिकॉज एनफ एयर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर बर्निंग। द इनकम्प्लीट burning of this zone produces the carbon particles। okay, the carbon particles इसमें produce हुए becomes hot and emit the light। तो ये जो carbon particles हैं ये गर्म होकर light को हमें दिखाते हैं। The middle zone is a major part of the flame and produces a moderate temperature। अब ये middle part इसका सबसे ज़्यादा part ये cover करता है flame का, और ये थोड़ा सा dark zone से ज़्यादा गर्म होता है। द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज़ द जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन, और सबसे बाहर की तरफ जो ये आउटर जोन है वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। द फ्लेम इज़ ब्लू एंड द नॉन ल्यूमिनस, और ये ब्लू होती है और नॉन ल्यूमिनस होती है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है।
तो इनर मोस्ट हो गया डार्क कलर का और कोल्ड हो गया, मिडल जोन हो गया येलो कलर का और मॉडरेटली हॉट है, और जो आउटर जोन है वो ब्लू कलर का और hottest part of the flame and is quite thin as compared to the middle zone। और middle zone के लिए क्या बोला था कि वो मेजर पार्ट होता है फ्लेम का, बट जो ये आउटर पार्ट होता है ये थिन होता है। द गोल्डस्मिथ ब्लो दिस जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो गोल्ड स्मिथ थे वो इस जोन, जो आउटर जोन था उस पर मतलब ब्लो करते थे, हवा डालते थे, फूंक मारते थे ताकि जो गोल्ड और सिल्वर थे वो पिघल जाते थे। तो ये इतना गर्म होता है, ठीक है। नाउ बर्निंग फ्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। की जो फ्यूल्स हैं जब वो जलते हैं तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं उसको फॉर्म भी करते हैं साथ साथ जब वो बर्न होते हैं। ऑन कंबशन बोथ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। अब जो कंबशन है भले वो कंप्लीट हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रहा है, फ्यूल्स एमिट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, सूट, एश एंड स्मोक। तो भले ही कंबशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये सारी चीज़ें एमिट होती हैं। सम ऑफ दीज आर पोटेंट, पावरफुल और इफ़ेक्टिव पोल्यूटेंट्स। इन सब में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बनाती हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पोल्यूटेंट्स। अब इनके बारे में हम suspended particulate matter, okay, the burning of a fossil fuel releases ash and the fine particles of the unburnt carbon। तो जब हम किसी भी फॉसिल फ्यूल को, फॉसिल फ्यूल क्या होता है जो प्लांट्स से बनते हैं, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, राइट, और एनिमल से के डिपोजिशन से, सी एनिमल से बनते हैं, वो पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया ना। तो उनका जब कोई भी बर्निंग होती है तो उससे ऐश निकलती है ना, और फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन के। ऐश क्या होती है, राख, और फाइन पार्टिकल कुछ न कुछ अनबर्न्ड कार्बन जो होता है वो निकलता है। दीज फाइन पार्टिकल्स फॉर्म द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर। अब ये जो चीज़ें निकली ये एयर के अंदर सस्पेंडेड मतलब रहती हैं, वो पार्टिकुलेट पार्टिकल्स हैं मैटर के इन द एयर। द SPM reduces the visibility and causes the respiratory diseases such as the asthma and the bronchitis। अब इससे क्या होता है, जब ये पार्टिकुलेट एयर में रहते हैं तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। लेफ्ट में आप देखोगे, देखो स्मोक है क्योंकि ये सारा पॉल्यूशन है, एंड इससे जो हमारी सांस की दिक्कतें, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, लाइक एस्थमा होने लग जाता है और ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। इन विंटर्स दीज फाइन पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। अब ठंड में क्या होता है कि इनकी पार्टिकल्स की वजह से स्मोक होता है। स्मोक का मतलब है स्मोक प्लस फॉग, फॉग भी है और उसमें पॉल्यूशन भी है, विच इज़ वेरी हार्मफुल टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। ना कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। जब फॉसिल फ्यूल का कंप्लीट कंबशन नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, विच इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस व्हेन इनहेल्ड। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल सांस के साथ अंदर ले लिया जाता है, द कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एयर में बहुत ज़्यादा है और सांस के साथ जा रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ वैसे तो ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जा रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उस हीमोग्लोबिन में कंबाइन हो जाता है और जिससे क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दिस कंपाउंड कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन। अब मोनोऑक्साइड ऐड हो गया तो ऑक्सीजन को नहीं कैरी कर सकता वो, एंड दिस कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एंड रिजल्टिंग इन द सफोकेशन एंड इवन डेथ, है ना, जिससे सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। आपने सुना होगा कि ठंड में कई लोग क्या है, रूम बंद करके, विंडो बंद करके अंगीठी लगाकर सो जाते हैं और सुबह जब देखते हैं तो पूरी फैमिली जो होती है वो डेड हो गई होती है। क्यों? क्योंकि उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो रहा होता है और वो वही एयर को वो इनहेल कर रहे होते हैं, वेंटिलेशन होता नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं कंबाइन हो पाता हीमोग्लोबिन से, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो जाता है, जिससे सफोकेशन से उनकी ड्यूरिंग स्लीपिंग ही डेथ हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। It is due to this reason we are advised not to sleep in a closed room while burning or smoldering charcoal in it। आ गया ना कि इसलिए हमें बंद कमरे में ये जलाकर नहीं सोना चाहिए चारकोल।
नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये है CO, इसमें एक है ना ऑक्सीजन, तो मोनो का मतलब होता है एक, तो एक कार्बन एक मोनो ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन कितने, दो में आ गया डाई, सो कार्बन डाइऑक्साइड। कंबशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द फ्यूल रिलीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। बहुत सारे मोस्टली जो फ्यूल्स हैं उनको जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एंड इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिलीज़ हो रही है तो उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पर क्यों बढ़ रहा है, और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की जब बहुत ज़्यादा हो जाता है एयर में तो उससे गर्मी बढ़ती है और इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड इट इज़ कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग, पूरे अपने ग्लोब पे ही गर्मी हो रही है, वार्मिंग हो रही है। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज, पिछले 50 सालों में ये सारा टेम्परेचर जो है बढ़ गया है। दिस इज़ रिजल्टिंग इन द एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप। पोलर है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पे बहुत सारी आइस है, तो जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो जो पोलर पे आइस है वो पिघल रही है। रेजिंग द लेवल ऑफ द वाटर इन द सी एंड द ओशन, जिसकी वजह से जो सी और ओशन है उनका लेवल बढ़ रहा है। दिस would cause flooding and submerging of many low-lying areas and destruction of habitat, जिसकी वजह से जो नीचे के एरियाज़ है, ठीक है, वहाँ पे बाढ़ भी आने लग गई है और कुछ एरियाज़ तो हैं वो जो डूब भी गए हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जो सन की हीट है उसको रोक कर रखता है, ठीक है, तो सन की हीट को जब अर्थ पे रोक कर रखेगा तो टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होगा ही, right? Now oxides and sulfur of the nitrogens. When coal and the diesel are burned, the sulfur dioxide gas is released into the atmosphere. जब कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। पेट्रोल इंजन्स एमिट गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर पेट्रोल वाले इंजन है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। दीज गैसेस कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ देयर सफोकेटिंग नेचर, और इनके वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं क्योंकि ये सफोकेशन कॉज करते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर एंड द नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। और ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में कि यही जो सल्फर और नाइट्रोजन है, जब बारिश होती है तो पानी के साथ मिलके एसिड्स बनाते हैं। सल्फ़र के साथ वाटर मिलके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के साथ वाटर मिलके नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। सच रेन विद एसिड डिजॉल्व इन इट इज़ कॉल्ड द एसिड रेन, और इसी को ही एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन इज़ क्वाइट हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। अब हमने फसलें उगाई हुई हैं, एसिड रेन गिर रही है तो हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, बिल्डिंग ख़राब हो जाती हैं, सॉइल एंड इवन एनिमल एंड ह्यूमन, उनको भी नुकसान पहुंचता है। आगरा हैज़ अ सेवरल फैक्ट्रीज दैट रिलीज द ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर एंड द नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग द सीवियर एयर पोल्यूशन। अब आगरा में क्या है, हमारा ताजमहल, और वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे फ्यूल जो है वो बर्न होता है, जिसकी वजह से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। द रिजल्टेंट एसिड रेन हैज़ कॉज डैमेज टू द आइकॉनिक ताजमहल मोन्यूमेंट विच इज़ मेड ऑफ प्योर मार्बल। अब इसकी वजह से एसिड रेन होती है और उसकी वजह से क्या है, आगरा का जो ताजमहल है उसको भी डैमेज कॉज हो रहा है क्योंकि वो प्योर मार्बल से बना हुआ है। प्योर मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। एक एक्टिविटी रह गई थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कैंडल, कैंडल के डिफरेंट पार्ट, फ्लेम के डिफरेंट पार्ट स्टडी करने हैं। तो इसमें हमने ली कैंडल ली, टेबल लिया, मैच बॉक्स, अ थिन ग्लास ट्यूब, अ पेयर ऑफ टोंग, अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड अ लॉन्ग कॉपर वायर, ये ले लिया। अब हमने तीनों इसके जो पार्ट्स हैं, इनर मोस्ट, मिडल एंड द आउटर, उसको स्टडी करना है। फिक्स अ कैंडल ऑन अ टेबल एंड लाइट इट विद अ मैच स्टिक, कैंडल को फिक्स कर दिया, उसको जला लिया मैच स्टिक से। चेक दैट द कैंडल फ्लेम डज नॉट फ्लिकर, वो हिलनी नहीं चाहिए उसकी फ्लेम। होल्ड थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द इनर मोस्ट डार्क जोन ऑफ द कैंडल। अब क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब ली, ये रही ग्लास ट्यूब है ना, इसको लेके इसको टोंग से पकड़ लिया, दीज आर टोंग्स, और इसमें क्या किया, जो उसका सबसे इनर पार्ट था वहाँ पर ले गए, ठीक है।
नाउ ब्रिंग अ लाइटेंड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अब एक जलती हुई माचिस इधर लेकर आएंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल ऑब्जर्व अ फ्लेम एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। क्या देखोगे कि यहाँ पर जो है एक फ्लेम आ गई। तो वो क्यों आ गई? दिस इज़ बिकॉज द डार्क जोन ऑफ द फ्लेम नियर द हीटेड विक वह हैज़ अनबर्नड वैक्स वेपर। क्योंकि ये डार्क जोन है, यहाँ पे पूरा बर्निंग नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अनबर्नड वैक्स के कुछ वेपर्स होते हैं। अब वो ट्यूब में से आ गए और दूसरे एंड पे जब हम मैच स्टिक लेके गए हुए हैं वहाँ से फायर कैच कर लिया और जलने लग गए। ऑन ब्रिंगिंग अ लाइटेंड मैच स्टिक नियर द एंड द वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा इनर वाला हो गया। नेक्स्ट में क्या किया हमने प्रोसीजर में? नेक्स्ट टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड होल्ड इट यूजिंग अ पेयर ऑफ टोंग्स। देखो इसमें हमने ये किया, ये वाली की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हमने एक ग्लास स्लाइड ली टोंग की हेल्प से एंड नाउ इंट्रोड्यूस इट इन द मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। जो कैंडल की फ्लेम है उसके मिडल जोन पे लेके गए। होल्ड द ग्लास स्लाइड फॉर अबाउट 2 मिनट्स एंड देन रिमूव इट। 2 मिनट्स तक रखा उसको वही और रिमूव किया। यू विल फाइंड अ ब्लैकिश राउंड स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ब्लैक का स्पॉट, तो वहाँ पे दिखा। ये क्यों हुआ? द ब्लैकिश राउंड स्पॉट इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। क्योंकि यहाँ पे अनबर्नड कार्बन के पार्टिकल्स थे। नाउ प्रोसीजर अब थर्ड हमने स्टडी करना आउटर पार्ट। द होल्ड द वन एंड ऑफ द कॉपर वायर विद द पेयर ऑफ द टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस द अदर एंड ऑफ द फ्लेम। लेट द कॉपर वायर रिमेन देयर फॉर अबाउट 1 मिनट इन द फ्लेम। तो ये यहाँ पे क्या किया हमने? कॉपर वायर लिया, टोंग से पकड़ा और उसको जो फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट है वहाँ पे लगा दिया, थोड़ी देर तक रहने दिया, 1 मिनट तक। यू विल ऑब्जर्व दैट द पार्ट ऑफ द कॉपर वायर इन द आउटर मोस्ट जोन बिकम रेड हॉट। कि जहाँ पे वो आउटर मोस्ट एरिया में रखी थी वो बिल्कुल रेड हॉट हो गई है। वी मे इन्फर दैट द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर। उसने कॉपर वायर को बिल्कुल रेड कर दिया, तो इट मीन्स क्या है? वो सबसे गर्म एरिया है। सो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट। ओके, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। गाइज इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।